फाइटर प्लेन पलक झपकते ही आसमान की बुलंदी से चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। सरहदी इलाकों में तोपें पहुंचाई जा चुकी हैं। दिन हफ्ते नहीं, चीनियों की साजिशों को काफूर करने के लिए महीनों तक का इंतजाम मुकम्मल हो चुका है। सितंबर की सर्द होती शामों में चीनियों के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग रही है। ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर आपके लिए मोबिलाइजेशन करना इन इलाकों में बहुत मुश्किल होता है, इंडियन आर्मी के लिए ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर डिफेंस यानी हवा में आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको रोकना हो, उसको काउंटर करना हो, उसके लिए ये डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जाता है। जंग के मैदान के अंदर ना सिर्फ बड़े टेंट्स बल्कि इन छोटे टेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंग के फॉरवर्ड लोकेशंस में 2 जवान ऐसे ही टेंट्स के अंदर होते हैं। 2 लेयर्स के ये कपड़े होते हैं और ये -30 डिग्री 50 डिग्री के अंदर कारगर होते हैं। ये दरअसल ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। सरहद पर सब दुरुस्त है। सितंबर ही नहीं, दिसंबर में भी जवानों के मोर्चे पर डटे रहने का इंतजाम हो चुका है। एयरफोर्स के भारी भरकम ग्लोब मास्टर के जरिए खाने पीने के सामान के साथ साथ राशन, तेल, टेंट और स्पेशल यूनिफॉर्म को बड़ी तादाद में लद्दाख पहुंचाया जा रहा है। तय है कि सितंबर की जिस्म जला देने वाली धूप हो या फिर जनवरी की हाड़ कपा देने वाली ठंड, हमारे जवान चीनियों को हद की लकीर में रहने के लिए मुस्तैद रहेंगे। चीन हमेशा से ही 2500 साल पहले लिखी गई सुनजू की युद्ध नीति पर चलता है। चीन का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बिना लड़े जंग जीतने का रहा है। लेकिन अब चीन ये जानता है कि अगर उसे युद्ध जीतना है तो उसे सामरिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर चीन से बेहतर हमारे जांबाजों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से जिनपिंग के शागिर्दों ने नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करके चीनी चांडालों को सबक सिखाने वाले हमारे जवानों के खिलाफ चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। चीन अब लाउडस्पीकर से प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश कर रहा है। खबर है कि एलएसी के करीब चीन ने लाउडस्पीकर लगाए हैं। चीन की तरफ से जिन्हें फिंगर 4 के करीब लगाया गया है। लाउडस्पीकर के जरिए भ्रम फैलाने वाले मैसेज दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लाउडस्पीकर पर चीन हिंदी से लेकर पंजाबी गाने तक बजा रहा है। सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है? चीन ने लाउडस्पीकर क्यों लगाए और इन लाउडस्पीकर पर किस तरह का शोर मचाता है चीन? चीनी लाउडस्पीकर पर क्या कहते रहते हैं? दरअसल 1962 से ही लगातार चीन इस तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है कि वो हमारे जवानों को अनाउंस करके, यानी लाउडस्पीकर से अनाउंस करके ये डराने की कोशिश करता है कि आप इन इलाकों से चले जाइए। लगातार चीन की कोशिश रहती है, क्योंकि चीन जानता है कि वो हमारे सैनिकों को तो वैसे नहीं हटा सकता मनोबल से, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजिकली या फिर आप साइऑप्स करके हरा सकता है या फिर उनको हटाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी 1962 से ये बात जानती है कि एलएसी के कई इलाकों में, न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि उत्तराखंड में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरीके के साइऑप्स चीन करने में बहुत लंबे समय से माहिर है। चुशूल में चीनी सेना के मोल्डो बेस पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जिनमें चीनी सेना न सिर्फ हिंदी और पंजाबी में गाने बजाती रहती है, बल्कि कई बार उकसाने वाली बातें भी कही जाती हैं। सवाल यह है कि चीन लाउडस्पीकर पर क्या सिर्फ हिंदी और पंजाबी में ही उकसाने वाली बातें कहता है? दरअसल चीन का मकसद रहता है कि सबसे पहले वो ये जाने कि आखिरकार एलएसी के उस तरफ, यानी चीन के उस तरफ हमारी भारतीय यूनिट कौन सी है। अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी में इस तरीके के लाउडस्पीकर से गानों की लिरिक्स पर इस तरीके के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगर वो मराठी है तो मराठी में, और अगर गढ़वाली है या फिर आप गोरखा है तो गोरखा लैंग्वेज में, यानी उनकी लैंग्वेज में ही डराने की कोशिश की जाती है। लगातार ये कोशिश चीन की तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा रहे हैं। 1962 की स्ट्रैटेजी चीन लगातार अपना आया है, लेकिन अभी एलएसी पर खास तौर पर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान भी चीनी इसी तरह की लाउडस्पीकर वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसीलिए हमारे जांबाज माओ के वारिसों के इस शगुफे पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि माओ की तरह ही जिनपिंग के शागिर्द भी बुजदिलों की टोली का हिस्सा हैं।
गलवान में मार खाने और पेंगोंग में पिटाई के बाद चीनियों को एहसास हो चुका है कि अब दाल नहीं गलने वाली है। ड्रैगन के वारिसों को पता है कि अब LAC पर गुस्ताखी की तो बीजिंग भी नेस्तो नाबूद होने से नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि चीन को इस बात का एहसास नहीं है। जिनपिंग भी जानते हैं कि LAC पर उनके शागिर्दों की एक हिमाकत माओ के मुल्क का इतिहास ही नहीं भूगोल तक बदल देगी। रणनीति कहती है कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। चीन को भी कम करके नहीं आंका जा रहा, लेकिन चीन की उन साजिशों का क्या करें जो हर बीतते दिन के साथ नया ठिकाना तलाश लेती हैं। 45 साल बाद सरहद पर गोली क्यों चली, LAC पर क्यों 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई, जानना चाहते हैं तो चीन के पाप के एक एक दस्तावेज को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों से सरहद गूंज रही थी। हमारे जवानों की बंदूकों से बरसता बारूद चीनियों का सीना सुलगा रहा था। एक मैगजीन खाली होती तो दूसरी लोड कर ली जाती। चीनियों के सिर पर साक्षात मौत नाच रही थी। ऐसा ही तो हुआ था 7 सितंबर की शाम के धुनलके में, जब चीनी सुर्ख नीले आब वाली पेंगोंग झील के किनारे अपनी काली करतूत को अंजाम देने आए थे, जब 45 साल बाद LAC पर गोलियां चली थी। पहली गोली चीनियों ने दागी, जिसके बाद हमारे जांबाजों ने चीनियों को उनकी हद बताने में देर नहीं की। बात इतनी ही नहीं है, जानकारी इससे भी बड़ी है। पता चला है कि जिस LAC पर 45 साल में कोई गोली नहीं चली थी, वहीं पिछले 20 दिन में 3 बार बंदूकें गरज चुकी हैं। LAC पर पहली गोलीबारी की घटना 29-30 अगस्त की रात को हुई थी, जब हमारे जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था। दूसरी बार गोलीबारी 7 सितंबर को हुई, जब चीनी चांडालों ने मुखपारी हाइट पर कब्जे की साजिश की थी। और तीसरी बार चीनी उस वक्त भी बाज नहीं आए, जब 10 सितंबर को मॉस्को में हमारे और चीन के विदेश मंत्रियों की बात हो रही थी। मॉस्को में मसले का हल बातचीत से सुलझाने के लिए हमारे और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें डिसएंगेजमेंट समेत 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। लेकिन क्या चीन वाकई ऐसा कर रहा है? रक्षा मंत्री से सुनिए। चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है। भरोसा करें चीन पर, कैसे करें, क्यों करें? माओ के वारिसों ने भरोसे को तो कब का वेंटिलेटर पर डाला हुआ है। इसीलिए हर दिन चीनियों की नई पैंतरेबाजी सामने आ रही है। चीन ने गोला बारूद ही जमा नहीं किया है, अपने बुजदिलों की ब्रिगेड की भी तैनाती बढ़ा दी है। LAC के पास चीन ने अपने 52,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जिनमें से 10,000 सिर्फ पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर तैनात हैं। अगस्त में लद्दाख में PLA की 35 बटालियन मौजूद थीं, जो सितंबर में बढ़कर 50 हो गईं। हर बटालियन में 1000 से 1200 के बीच जवान होते हैं। इसके साथ LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने 150 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैनात किए हैं, जिनमें से कई बम वर्षक विमान हैं। सवाल यह है कि क्या ये युद्ध की तैयारी है या फिर जिनपिंग का खौफ है? चीन के खौफ की वाजिब वजह भी है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की साजिश कर बड़ी गलती कर दी है और इसका एहसास चीन को है। पेंगोंग के आसपास की चोटियों पर जब से हमारे जांबाज तैनात हुए हैं, वहां तिरंगा लहराया है। चीनियों का हलक सूख चुका है। चीनियों को यह अंदाजा है कि जरा सी गलती, उनकी कोई साजिश बीजिंग की बर्बादी का सबब भी बन सकती है।
बीजिंग से लेकर एलएसी तक चीनियों का डर वक्त वक्त पर तमाशे की शक्ल में बाहर निकल रहा है। जिनपिंग की तानाशाही का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो हर दूसरे घंटे में इस तरह के जो नए नए प्रोपेगेंडा जारी करता रहता है, ये चीन का डर ही है। वैसे चीन के खौफ की एक और वजह है बोफोर्स तोप। चीनियों पर बारूद बरसाने के लिए सेना ने अब बोफोर्स होवित्जर तोपों को तैयार करना शुरू कर दिया है। हम इस समय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक बोफोर्स तोप के पास खड़ा हूँ। दरअसल बोफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 mm की हेवी बोफोर्स तोप है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी LAC के ऊपर मौजूद है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बोफोर्स तोप का जो इसकी मेंटेनेंस की जा रही है और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पर की जानी, यानी 15,000-20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद हो कारगिल में भी इन्हीं तोपों के इस्तेमाल से हमने वो जंग जीती थी। चीनियों ने सबसे पहले लद्दाख में मई के महीने में साजिश रची थी, जब पेंगोंग के किनारे हमारे जवानों ने रात भर हुई बहस और धक्का मुक्की के बाद चीनियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 15 जून को गलवान में चीन ने गद्दारी की, जिसके बाद से ही चीनियों की हर चतुराई का हिसाब करने का पूरा इंतजाम किया जाने लगा। 5 महीने बाद चीन की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। चीनियों को चित करने की हमारी तैयारी देखकर जिनपिंग के शागिर्दों की सिट्टी पिट्टी कैसे गुम हो चुकी है, इसे ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट से समझा जा सकता है। कल तक बार बार गीदड़ भपकियां देने वाला बीजिंग का माउथपीस अखबार अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बहाने बनाने लगा है। अब भले चीनी लाख बहाने बना लें, अब चाहे जिनपिंग के शागिर्द जमाने के सामने सिसकते रहें। इतना तय है कि अब वक्त आ चुका है जब माओ के मुल्क की विस्तारवादी विरासत का अंत करीब है। ड्रैगन इस वक्त एक ऐसे ताबूत में कैद है जहां उसे हाथ पैर मारने की जगह तो मिली है, लेकिन किसी पर हमला कर सके इतनी मजाल नहीं दिखा सकता। इसलिए हर मोर्चे पर रेड ड्रैगन फड़फड़ा रहा है, लेकिन एक भी जगह पर उसे विस्तारवादी उड़ान की कामयाबी नहीं मिली और देशों ने भी चीन को घेरा है। वो सीना तान कर मुकाबले के लिए खड़े हो गए हैं। यानी ड्रैगन का ताबूत अगर टूटता भी है तो भी उसे जाल में कैद कर लिया जाएगा। चीन के हर मोर्चे पर वॉर जोन खुला है और ड्रैगन इन वॉर फ्रंट से कैसे कांप रहा है, इसके सबूत देखिए। पेंगोंग लेक के पास से भारतीय शूरवीरों ने रेड आर्मी को खदेड़कर हिंदुस्तान का संदेश जिनपिंग तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जापान ने त्योरियां चढ़ाई और अब इंडोनेशिया ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। जापान ने ईस्ट चाइना सी पर जारी विवाद के बीच चीन के वॉरशिप की एंट्री बैन कर दी है, तो वहीं इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी के उस हिस्से में चीन को सीधी चुनौती दी जहां चीन अपना हक जताते हुए वॉरशिप को एंटर कर चुका था। और इंडोनेशिया की इस चुनौती के बाद साउथ चाइना सी में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। चीनी वॉरशिप इंडोनेशियाई इकोनॉमिक जोन में घुसा था। वॉर अलर्ट पर इंडोनेशिया ने चीन को तुरंत जवाब दिया। इंडोनेशियाई वॉरशिप ने चीनी वॉरशिप को खदेड़ दिया। चीनी पलटवार की आशंका से गश्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई। इंडोनेशिया की इस कार्रवाई से चीन बौखला गया। चीनी सेना कार्रवाई का मौका तलाश रही है, जिसका प्रमाण है इंडोनेशिया के आसपास के इलाकों में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन चीन की स्थिति साउथ चाइना सी की हलचल साफ बता रही है, जहां चीन हाथ पैर तो मार रहा है, लेकिन हमला करने या साउथ चाइना सी पर हक जताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इंडोनेशिया ने चीनी वॉरशिप नातुना द्वीप के पास खदेड़ा है। ये इलाका इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस जगह इंडोनेशिया ने भी अपने वॉरशिप तैनात किए हैं और इंडोनेशिया की कार्रवाई से चीन का दावा कमजोर हो गया है।
इंडोनेशियाई समुद्री सुरक्षा एजेंसी का दावा यह है कि उनके इलाके में चीनी वॉरशिप 5204 दाखिल हुआ था, जिसे लौटने के लिए हमले की चेतावनी दी गई थी। लेकिन चीन के लिए इस तरह की स्थिति समुद्र में पहली बार नहीं बनी। इसके पहले ईस्ट चाइना सी में जापान भी चीनी पनडुब्बी को खदेड़ चुका है। इंडोनेशिया के तेवर देखकर फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम भी चीन से सीधा मोर्चा लेने को तैयार हैं। ये वीडियो अमेरिका के खतरनाक सैनिक पैसिफिक मरीन्स का है, जो जापान की जमीन पर चीन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में यूएस मरीन्स की इस एक्सरसाइज के कई मायने हैं। मुमकिन है कि अमेरिका के ये जांबाज चीन के अंदर दाखिल होकर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हों, या फिर इनके टारगेट पर चीनी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर हों। यानी ये जब हमला करेंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होना तय है। लेकिन अब समुद्री आतंक बाकी है, जो चीन के लिए चुनौती बनने वाला है। चीन की करतूतों की वजह से 2020 का साल दुनिया के लिए सदी का सबसे बड़ी त्रासदी का साल होगा। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चीन ने पहले कोरोना फैलाया, फिर बहाने बनाए, और जब दुनिया चीन के खिलाफ हुई तो पड़ोसियों की सरहदों पर साजिशें शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर का महीना था जब दुनिया ने पहली बार कोरोना के बारे में जाना, लेकिन 10 महीने बाद भी दुनिया चीन के पाप से कराह रही है। चीन का फैलाया कोरोना वायरस अब तक करीब 9.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। देश में कोरोना के 50 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। इनमें से 6.5 लाख से ज्यादा मामले एक हफ्ते के दौरान आए हैं, यानी करीब 1 लाख कोरोना के मामले हर दिन सामने आए। इसी दौरान अमेरिका में करीब 2.5 लाख, तो वहीं ब्राजील में करीब 2.25 लाख मामले सामने आए। हमारे देश के साथ ही ब्राजील, रूस और पेरू जैसे देशों में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम देश की बात करें तो 82,000 से ज्यादा लोगों की जान चीन का फैलाया वायरस ले चुका है। करीब 1,000 लोगों की जान रोजाना कोरोना की वजह से जा रही है। 5 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 60% केस की है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना से 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा है। दुनिया के 17% मामले सिर्फ हमारे देश यानी भारत में हैं। दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जहां कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि हमारे देश के 14 राज्यों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस हैं। लेकिन क्या हम सतर्क हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बाजारों की भीड़, सड़कों का शोर बड़ी लापरवाही है? आपको इंडोनेशिया की तस्वीर दिखाते हैं। यकीन मानिए ये रिपोर्ट सावधान तो करती ही है, सीख भी देती है। ये 8 लोग मर्जी से नहीं, अदालती आदेश के बाद कब्र खोद रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनकी सांसें वुहान वायरस ने छीन ली हैं, क्योंकि कब्र खोदने की सजा मिली है इन 8 लोगों को। सजा भुगत रहे इन 8 में से हर एक शख्स ने 2 ऐसे लोगों के लिए कब्रें खोदी हैं जो कोरोना के कहर से दम तोड़ चुके हैं। इन लोगों को सरकार के कानून के उल्लंघन की ऐसी सजा मिली है। इन लोगों को सजा मिली है महामारी को चैलेंज करने की। इन्हें सजा मिली है वुहान वायरस के संवाहक बनने की। दरअसल हुआ ये कि इंडोनेशिया के गेरसेक रीजेंसी में ये 8 लोग बिना मास्क पहने पकड़े गए थे। मास्क नहीं पहनने पर इन्हें नॉप बेटन गांव में एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में कब्र खोदने की सजा दी गई थी। असल में इस इलाके में कब्र खोदने वालों की घोर कमी है, इसलिए मास्क न पहनने वाले लोगों को बतौर सजा इसी काम में लगाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस अनोखी सजा के चलते लोग नियमों के उल्लंघन की गलती नहीं करेंगे। इंडोनेशिया में अब तक कोरोना महामारी के 2,18,382 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 8,723 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की भयावहता को समझने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में ताबूतों के साथ रैली निकाली जा रही है। सरेआम सड़क पर ताबूत रैली निकालकर लोगों को वायरस के खतरे को लेकर आगाह किया जा रहा है। कोरोना के कहर से बचने के लिए सरकार ने एहतियातन मास्क पहनने के लिए कहा है।
चीन ने कोरोना वायरस बनाया, सोच समझकर दुनिया भर में फैलाया। वुहान में चीन की फौज की लैब में काम करने वाली मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने भी दावा किया है। इतना ही नहीं, यान ने अपने इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे में लाखों लोगों की मौत के गुनहगार चीनियों को क्या सबक नहीं मिलना चाहिए? सरहद पर हमारे जांबाज इसी तैयारी में हैं। ऐसे में सावधान और सतर्क रहकर चीन के वायरस वाले पाप को हराना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। चीन पाकिस्तान भारत से जंग लड़ने को बेताब है। चीन ने 2 मोर्चों से भारत पर हमले का प्लान बनाया है, लेकिन चीन पाकिस्तान की अकल को ठिकाने लगाने का इंतजाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। जल्द ही अमेरिका का अजय महायोद्धा मोदी सेना में शामिल हो सकता है। आसमान का वो सिकंदर आज तक एक भी जंग नहीं हारा। वो लड़ाका अब तक वॉर ऑपरेशन की सेंचुरी लगा चुका है। अमेरिका उसे आसमान का ईगल कहता है। चीन पाकिस्तान उस लड़ाके की दहाड़ भर से क्यों कांप रहे हैं और कैसे मोदी का महाबली 2 सरहद से चीन के अवैध तंबुओं को उखाड़ेगा, यह आप इस अगली रिपोर्ट में देखिए। जिसकी गरज, जिसकी दहाड़ दुश्मनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है, जिस अजय योद्धा के नाम भर से चीन पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं, जो दुश्मनों को किसी भी वक्त किसी भी हालात में पस्त करने का मादा रखता है। मोदी का एक और महाबली भारत आने वाला है, जिसकी आहट भर से चीन का हलक सूख गया है। पाकिस्तानी सेना उस लड़ाके के नाम से थर थर कांप रही है। वो जंग का इतना बड़ा खिलाड़ी है कि आज तक उसका एक भी वॉर ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। एलएसी से लेकर एलओसी तक पर खतरा मंडरा रहा है। चीन पाकिस्तान 2 मोर्चों पर गठजोड़ करने में लगे हैं। ऐसे में भारत को किसी भी वक्त 2 दुश्मनों से एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। एलएसी पर दोनों तरफ सेनाएं रेडी हैं। चीन बारूद किसी भी वक्त सुलगा सकता है। चीन और पाकिस्तान के छद्म युद्ध की चाल नाकाम करने के लिए फॉर्मूला मोदी सेना ने रेडी कर लिया है। मोदी राफेल से भी बड़ा वीर योद्धा लाने वाले हैं।